हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। हमारे आज के टॉपिक में हम इन डिटेल में कवर करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, इसके और कितने टाइप्स हैं और ये हर टाइप एक दूसरे से किस तरह से डिफर करता है, हम उसको समझेंगे। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल बी सॉल्विंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है। देखो, ये सबको पता है कि डिजाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी नक्शा, है ना। तो डिजाइन यानी होता है नक्शा। और ये एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में इन डिटेल में मैंने लेक्चर कवर किया है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उस लेक्चर को जरूर देखो। क्योंकि अगर आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्लियर है ना, अगर आपको कोई भी उसके रिगार्डिंग डाउट या कंफ्यूजन नहीं है, तो आपके लिए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इजीली आप इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको डॉट से आप कनेक्ट कर पाओगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ताकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, आप उसको कनेक्ट कर सके उससे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर सबसे पहले ये याद रखना, हम क्या करते हैं, हम हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट या प्रूफ करते हैं, जिसको हम हाइपोथेसिस को कंफर्म करना या वेरीफाई करना भी बोलते हैं। पहली चीज तो ये। अब हम इसको किस तरह से टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो सबसे हमारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं कॉज और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं इफेक्ट। ठीक है, तो रिसर्चर क्या करता है जब वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करता है, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो करता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है चेंजेस करना, बदलाव करना, छेड़खानी करना। ठीक है, तो रिसर्चर यहाँ पे क्या करता है, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कुछ बदलाव करता है और इस बदलाव के कारण उसके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, ये क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको वो करता है ऑब्जर्व या मेजर। ठीक है, तो वो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर वो अपने कॉज एंड इफेक्ट, वो जो जिन भी वेरिएबल्स को स्टडी कर रहा है उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट को इस्टेब्लिश या फाइंड करता है। ठीक है, इसी के अंदर हमारा एक और इंपॉर्टेंट वेरिएबल आता है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल। ठीक है, अब इसके नाम से ही आपको दिख रहा है ये एक्स्ट्रा है। अब ये एक्सटर्नस वेरिएबल क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। अगर वो इनको कंट्रोल नहीं करेगा तो वो जो अपने वेरिएबल्स को स्टडी कर रहा है ना, इनके ऊपर उसका असर पड़ता है, उसकी फाइंडिंग में असर आएगा ही आएगा। तो रिसर्चर को हमेशा ही जितने भी एक्सटर्नस वेरिएबल है उसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है ताकि उसके रिसर्च में कोई भी इश्यूज ना आए। ठीक है, अब ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस तरह से काम करता है, ये किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, तो ये आप हमेशा याद रखना। एक्सपेरिमेंटल जब आप रिसर्च करते हो, वो किस तरह से आप एक्सपेरिमेंट उसमें करते हो, तो आप यहाँ पे आपके पास एक होता है कंट्रोल ग्रुप, ओके, और एक आपके पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट ग्रुप भी कहते हैं। ओके, तो अब रिसर्चर क्या करता है इसके अंदर, यहाँ पर रिसर्चर जो ट्रीटमेंट है, यानी कि जो उसको एक्सपेरिमेंट करना है, वो एक्सपेरिमेंट ग्रुप के लोगों के ऊपर करता है। उसको जो भी बदलाव करना है, यानी जो भी उसको स्टडी करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, वो अपने इस ग्रुप के लोगों पर करता है। और कंट्रोल ग्रुप के ऊपर वो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करता है, वो कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, उनको वो वैसे ही रखता है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर ट्रीटमेंट करने के बाद या एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको जो भी रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को वो हमारे कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर, कंट्रोल ग्रुप के रिजल्ट के साथ कंपेयर करता है। और फिर वो पता लगाता है कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या ये वर्थ है या नहीं, क्या वो वैलिड है या नहीं, क्या वो प्रूव हुआ है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च काम करता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, जहां पे आप प्रैक्टिकली कोई चीज प्रूव करके दिखाते हो, आप प्रैक्टिकली करके किसी चीज को साबित करते हो, यही होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, ये बेसिकली ये एक ब्लू प्रिंट होता है, यानी कि ये एक नक्शा या एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्री डिटरमाइंड प्लान भी बोल सकते हैं, जहां पे रिसर्चर एक अपना स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर वो किस तरह से पूरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करने वाला है, ये यहाँ पे ये उसकी डिजाइन को बनाता है। ठीक है, यानी वो किस तरह से पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेगा, किस तरह वो अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा, किस तरह से वो रिलेशनशिप को बिल्ड करेगा या फाइंड करेगा बिटवीन हिज वेरिएबल्स,
यानी वो ए टू जेड जो भी अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर करने वाला है वो उसका नक्शा बना के पहले से एक प्री प्लान बना के रेडी कर लेगा। दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है। तो हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है, ठीक है। एक होती है प्री एक्सपेरिमेंटल, सेकेंड वन इज ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड द थर्ड वन इज क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल को हम सेमी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी कहते हैं, ठीक है। अब कारण क्या है 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हमको देने का? इसका वजह ये है कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, ठीक है, आप जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो उसके पर्पस के अकॉर्डिंग आप कोई भी टाइप्स ऑफ डिजाइन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये उसके ऊपर बेस्ड होता है, ओके। तो अब हम कोई अच्छे से पता है कि ये तीनों टाइप ऑफ डिजाइन है ना, इनके अंदर ये एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंसेस जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि तीनों के अंदर क्या चीज कॉमन है। तो तीनों में कॉमन क्या है? तीनों के अंदर आप जो भी वेरिएबल्स को स्टडी करने वाले हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई ग्रुप हो, सिंगल ग्रुप हो, चाहे वो मल्टीपल ग्रुप हो, आप उसके अंदर करते हो ट्रीटमेंट, यानी कि आप उनके अंदर करते हो एक्सपेरिमेंट। ट्रीटमेंट बोलो या एक्सपेरिमेंट बोलो, इट इज वन एंड द सेम। तो आप अपने वेरिएबल्स के ऊपर ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट करते हो और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या रिजल्ट आ रहा है आप यही चीज फाइंड करते हो, ठीक है, ओके। अब डिफरेंसेस क्या है हम उसको समझते हैं। तो प्री एक्सपेरिमेंटल, देखो प्री से आपको ही पता लग रहा है कि प्री का मतलब होता है पहले, प्रिलिमिनरी, ओके। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये रिसर्च होता है जो आपके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से आप पहले करते हो, यानी जो एक्चुअल में आप आगे जाके एक्सपेरिमेंट करने वाले हो उससे पहले आप एक प्री एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि आप जो भी ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हो क्या वो आपको आपके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हेल्प करेगा या नहीं, क्या वो आपके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के अंदर वर्क करेगा या नहीं। यानी कि जिससे आपको ये पता चलता है कि आप जो ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट अभी अपने वेरिएबल्स को दे रहे हो वो वर्थ है या नहीं, वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के अंदर काम करेगा या नहीं, ठीक है। इसलिए हम प्री एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यानी ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? ये हमारा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता है, यानी एक्चुअल जो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो हम करते हैं वही हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर होता है, ठीक है। कॉजी क्या होता है? कॉजी का मतलब होता है ये आपके ट्रू एक्सपेरिमेंटल के जैसा ही होता है, ओके। इट इज सिमिलर टू योर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, बट यहाँ पे फर्क डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंट है ये लैब के अंदर होता है एक कंट्रोल सेटिंग के अंदर, ओके। और जो कॉजी एक्सपेरिमेंटल है ये तब किया जाता है जहां पर ट्रू एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, ओके। तो कॉजी एक्सपेरिमेंटल हम कब कंडक्ट करते हैं? जहां पर एक्चुअल या ट्रू एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तब हम कॉजी एक्सपेरिमेंटल करते हैं, ठीक है। और ये होता है हमेशा हमारी नेचुरल सेटिंग, जिसे हम फील्ड सेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम कुछ इसके और इंपॉर्टेंट डिफरेंस के पॉइंट्स को समझते हैं। देखो प्री एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर रिसर्चर जिन भी वेरिएबल्स को स्टडी करने वाला है, ठीक है, चाहे वो एक कोई इंडिविजुअल हो, चाहे सिंगल ग्रुप हो, चाहे मल्टीपल ग्रुप हो, तो मान लो उसने जो भी ग्रुप सेलेक्ट किया वो उसके ऊपर ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, ओके। इस ट्रीटमेंट से क्या रिजल्ट आता है वो बस इसी को देखता है। यहाँ पे प्री एक्सपेरिमेंटल के अंदर कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, और कंट्रोल ग्रुप नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, ओके। यहाँ पे सिर्फ जिस ग्रुप को वो स्टडी कर रहा है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा और क्या रिजल्ट आ रहा है ये बस उसी को देखता है। यहाँ पे कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता जिससे वो उसको कंपेयर करे, ठीक है। सेकेंड चीज, यहाँ पे जो सैंपल्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो जिनको स्टडी करे उनको जो सिलेक्शन होता है, यहाँ पर नॉन मतलब यहाँ पे रेंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ओके। नो रेंडमाइजेशन, नो रेंडमाइजेशन क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है इस सिचुएशन के अंदर 99% तो प्री एक्सपेरिमेंटल के अंदर रेंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होती है। अगर इक्का दुक्का भूले भटके कभी 1% का चांस आता भी है ना, तो वहां पे रिसर्चर उसको इक्विवेलेंट नहीं कर पाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा नो रेंडमाइजेशन ही लिखा होता है, ठीक है, यानी रेंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ओके। फिर अब हम बात करते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंट पे अगर हम आते हैं, तो ट्रू एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, ये किस तरह से प्री एक्सपेरिमेंट से डिफरेंस है। तो ये हमारा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हमेशा एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक आपका एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है ना। एक्सपेरिमेंट ग्रुप के ऊपर आप ट्रीटमेंट देते हो, उस ट्रीटमेंट से जो रिजल्ट आता है उसको, और कंट्रोल ग्रुप क्या करते हो, आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते हो, तो ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके रिजल्ट को आप कंट्रोल ग्रुप के रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हो, ये यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे रैंडमाइजेशन होता है।
रियल एक्सपेरिमेंटल जो है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट या जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसके अंदर हमेशा रेंडमाइजेशन होता है ही, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब कॉजी एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, कॉजी एक्सपेरिमेंटल जैसे मैंने आपको पहले बताया ये आपके ट्रू एक्सपेरिमेंट के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नो रेंडमाइजेशन, ओके, यहाँ पे रेंडमाइजेशन नहीं होता है, ओके, यहाँ पे आप खुद से सेलेक्ट करते हो अपने वेरिएबल्स, क्लियर है। यही एक कारण है, यही एक कारण है नो रेंडमाइजेशन के फीचर्स की वजह से कई जगहों पे अक्सर मतलब हमारा जो एक्स पोस्ट फैक्टो है ना उसको हम कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्यों कहते हैं या वो हमारे कॉजी एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्यों आता है, द रीजन इज नो रेंडमाइजेशन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि क्या तीनों के अंदर अंतर है। हमारे आज के टॉपिक में ना हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर और कितने टाइप्स आते हैं उसको कवर करेंगे, और ये जो बाकी के दो टाइप्स के अंदर जितने भी सब टाइप्स आते हैं हम उसको आगे के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम इन डिटेल में पढ़ेंगे प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को। तो अब हम थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होती है, किस तरह काम करती है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये याद रखना, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च डिजाइन होती है। जो हमारे एक्सपेरिमेंट जो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उसके बहुत ही बेसिक स्टेप्स को फॉलो करती है, ठीक है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है और कंट्रोल ग्रुप ना होने के ही कारण इसके अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर रिसर्चर कोई भी इंडिविजुअल के ऊपर भी स्टडी कर सकता है अकेले, कोई सिंगल ग्रुप लेके स्टडी कर सकता है या कोई मल्टीपल ग्रुप्स भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो भी ग्रुप को वो सेलेक्ट कर रहा है वो सिर्फ उनके ऊपर ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट करता है, उनके रिजल्ट को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करता है, ठीक है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से रिसर्चर को एक आइडिया मिल जाता है कि वो जिस तरह का ट्रीटमेंट अपने अभी सैंपल्स को दे रहा है क्या एक्चुअल जब वो अपना ट्रू एक्सपेरिमेंट करेगा तो क्या ये सेम चीज वहां पे सेम ट्रीटमेंट वहां पे वर्क करेगा या नहीं, ओके। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर और कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वन शॉट केस स्टडी डिजाइन। वन का ही मतलब आपको पता है, वन का मतलब है सिंगल, है ना। तो वन शॉट केस स्टडी डिजाइन क्या होती है, यहाँ पे जो रिसर्चर है वो सिंगल ग्रुप को ऊपर ट्रीटमेंट करता है। अब सिंगल ग्रुप का मतलब कोई अकेला सिंगल बंदा भी हो सकता है, ओके। सिंगल का मतलब यहाँ पे एक की बात हो रही है, अब ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या एक ये कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल के ऊपर ट्रीटमेंट यानी कि एक्सपेरिमेंट करता है और उस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या रिजल्ट आया उसको एनालाइज करता है। पोस्ट टेस्ट रिजल्ट का मतलब है ट्रीटमेंट देने के बाद, ओके। ये यहाँ पे बात करता है ट्रीटमेंट देने के बाद के रिजल्ट को। तो मैं आपको विद एग्जांपल यहाँ समझाती हूँ। हम यहाँ पे टीचिंग लर्निंग का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक बच्चे को सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल का ही एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने अपनी क्लास से एक बच्चे को सेलेक्ट किया, ओके। और अब मैंने क्या किया, उस बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास दी, मैंने उस बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास दी। तो ये एक्स्ट्रा क्लास क्या हो गया, ये हो गया मेरा ट्रीटमेंट या जिसको हम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। और एक्स्ट्रा क्लास के बाद वो बच्चे ने 90 मार्क्स लेकर आया है, ये हो गया मेरा रिजल्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टूडेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मैंने उसके बाद ट्रीटमेंट क्या दिया, एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास के बाद मेरे को पता लगा इसका ये रिजल्ट। तो अब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया है उसको एक्स्ट्रा क्लास देने की वजह से ही उसको 90 मार्क्स आया है? इज इट पॉसिबल? क्या ये वैलिड रहेगा कहना? नहीं ना, क्योंकि और भी कारण हो सकता है मैंने जिस बच्चे को सेलेक्ट किया है ये ऑलरेडी इंटेलिजेंट बच्चा है ना, ये भी एक कारण हो सकता है। ये भी एक चीज हो सकती है कि ये बच्चा जो है भले ही इंटेलिजेंट ना हो लेकिन ये रोजाना प्रैक्टिस करता है जिससे इसको ये सम आता है, ठीक है। तो कोई और भी कारण हो सकता है, मैं सिर्फ यही साबित नहीं कर सकती नहीं कि भाई मेरे एक्स्ट्रा क्लास से ही इसको 90 मार्क्स आया है। इसीलिए हम इसको जो है ना एक वीक टाइप ऑफ डिजाइन भी कहते हैं। ये एक वीक भी है क्योंकि इससे आपको एक सही वैलिड रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको वन शॉट केस स्टडी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टाइप है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर वो है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। यहाँ पे वन का मतलब अभी वन ग्रुप का मतलब अभी भी सेम है, या तो कोई ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या ये कोई एक सिंगल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। प्री टेस्ट, प्री का मतलब हमको पता है पहले, पोस्ट का मतलब पता है हमको बाद में। तो ये किस तरह से काम करता है, देखो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से पहले यानी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप जिनको ऊपर टेस्ट करने वाले हो, आप ट्रीटमेंट देने से पहले आप उनका एक टेस्ट कंडक्ट करते हो, ठीक है। फिर आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो आपने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद भी आप उनका टेस्ट कंडक्ट करते हो जिससे आपको ये पता चले कि ट्रीटमेंट देने से पहले क्या था और ट्रीटमेंट देने के बाद में क्या बदलाव आया है, ठीक है।
यानी कि क्या चेंजेस हुआ है इसको पता लगाने के लिए आप ये कंडक्ट करते हो, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना, इसमें भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि प्री एक्सपेरिमेंटल के अंदर कंट्रोल ग्रुप होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन किसी दूसरे ग्रुप के साथ नहीं होता है। यहाँ पे चेंजेस देखा जाता है कि टेस्ट से पहले क्या था, यानी ट्रीटमेंट से पहले क्या था और ट्रीटमेंट के बाद क्या है। मैं आपको विद एग्जांपल यहाँ पे इसको समझाती हूँ। तो मान लो एक वेट लॉस पिल है, ओके, वेट लॉस पिल है। मुझे मैं इसकी इफेक्टिवनेस को मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, एक ग्रुप ऑफ पीपल लूंगी जो लोग ओवरवेट है, ओके। मैंने ग्रुप ऑफ पीपल लिया हुआ ओवरवेट, तो मैंने पहले चेक कर लिया, मैंने टेस्ट कर लिया, क्या टेस्ट कर लिया कि ये लोग ओवरवेट है, ओके। इसके बाद मैं इनको ट्रीटमेंट दूंगी। अब मैं यहाँ ट्रीटमेंट क्या दूंगी, मैं इनको वेट लूज पिल्स दूंगी, ये मेरा ट्रीटमेंट हो गया, ओके। अब वेट लूज पिल्स इस्तेमाल करने के कुछ वक्त के बाद मैं वापस से इनका टेस्ट लूंगी। क्या लूंगी, मैं इनका वापस से वेट चेक करूंगी। अब मान लो उसमें वेट कम आया है, ओके, इनका वेट कम हो गया, यहाँ पे मैंने वापस से टेस्ट किया, ओके। तो प्री टेस्ट मैंने वेट लूज पिल देने से पहले इनका वजन चेक किया, ओके। फिर मैंने ट्रीटमेंट दिया जहाँ पे इनको मैंने वेट लूज पिल दिया। उसके बाद कुछ वक्त के बाद मैंने इनका फिर से वजन चेक किया। अब यहाँ पे इनका वेट मान लो कम मुझे दिख गया कि इनका वेट कम आया है। लेकिन क्या ये बोलना सही रहेगा कि सिर्फ मेरे ही वेट पिल्स देने के कारण इनका वजन कम हुआ है? यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हो जो लोग वेट लूज पिल के साथ साथ डाइट भी ले रहे थे अच्छी। कुछ लोग ऐसे हो जो वेट लूज पिल के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो वेट लूज पिल के साथ साथ डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों कर रहे थे। या कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनकी बॉडी के अंदर वाटर वेट ज्यादा था इसलिए वो जल्दी से उतर गया है। तो कोई भी यहाँ पे कारण हो सकता है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकती कि भाई मेरी ही वेट लूज पिल के कारण उनका वजन कम हुआ है, ठीक है। और ये इशू क्यों आता है, वही रैंडमाइजेशन की वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे रैंडमली चीजों वेरिएबल्स को सेलेक्ट नहीं करते। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन क्या होता है, किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो आज का लास्ट टाइप है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, दैट इज स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आप दो या दो से ज्यादा ग्रुप जो है ना, आप उनके रिजल्ट को कंपेयर करते हो, ठीक है। अब दो या दो से ज्यादा ग्रुप का नाम आ गया तो स्टूडेंट्स को लगेगा अरे यहाँ पे तो कंपैरिजन भी लिखा है, मतलब ये तो ट्रू एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन होता है लेकिन ओनली पोस्ट टेस्ट, यानी ट्रीटमेंट के बाद वाली चीजें पे। ट्रीटमेंट के पहले की क्या सिचुएशन थी हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रीटमेंट के बाद के ही होता है, नो प्री टेस्ट, ओनली पोस्ट टेस्ट। और यहाँ पे रैंडमाइजेशन यहाँ पे भी नहीं होता, ठीक है। तो अब ये किस तरह से काम करता है मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाती हूँ। तो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो ग्रुप मैंने सेलेक्ट किए, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किए, इसके अंदर मैंने कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किए। तो ये है मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ओके, ग्रुप नंबर ए एंड ग्रुप बी। तो ग्रुप ए इज माय एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके ऊपर मैं ट्रीटमेंट दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट दे रही हूँ, मैं इनको एक्स्ट्रा क्लास दे रही हूँ, ओके, मैं इनको एक्स्ट्रा क्लास दे रही हूँ। और ग्रुप नंबर बी जो है ये हो गया मेरा कंट्रोल ग्रुप, जिनका रेगुलर जैसी जो नॉर्मल रूटीन क्लास चलती है इनकी यही नॉर्मल क्लास चल रही है, ठीक है। अब मान लो मैं अब इनका टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो वो टेस्ट में मैंने जिनको एक्स्ट्रा क्लास दी वो बच्चों को 90 मार्क्स आया है। और जो बच्चे रेगुलर जो बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे थे उनको 80 मार्क्स आया है। अब यहाँ कंपैरिजन तो हो रहा है कि भाई जिनके ऊपर जिनको मैंने एक्स्ट्रा क्लास दी उनका 90 मार्क्स आ रहा है और जिनको रेगुलर क्लास रही थी उन बच्चों को 80 मार्क्स आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या ये बोलना सही रहेगा कि मैंने जो एक्स्ट्रा क्लास का ट्रीटमेंट दिया इसी कारण उनको 90 मार्क्स आया, यानी कि एक्स्ट्रा क्लास देना इज इंपॉर्टेंट, रेगुलर क्लास काम नहीं कर रही है? क्या ये बोलना सही रहेगा? नहीं ना, इसका रीजन और भी हो सकता है। मैंने जो यहाँ पे बच्चों को सेलेक्ट किया, मैंने रैंडमली तो बच्चों को सेलेक्ट नहीं किया, मैंने तो ऐसे ही बस ग्रुप बना दिया। तो इसके अंदर हो सकता है कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, या कोई बच्चा प्रैक्टिस करता है इसलिए उसको आ रही है ना, प्रैक्टिस ज्यादा करता है इसलिए उसको ये सॉल्व करना आता था। कोई ट्यूशन कोचिंग ऑलरेडी जाता है इसलिए उसको आ रहा था, है ना। अब ये कहना कि जो कंट्रोल ग्रुप के बच्चे हैं वो एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डफर है, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने रैंडमली ग्रुप को तो सेलेक्ट किया ही नहीं है और हमारे पास कोई प्री टेस्ट का भी रिजल्ट नहीं है। यहाँ पे ओनली पोस्ट टेस्ट के बेसिस पे ही हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। इसलिए स्टैटिक ग्रुप के अंदर भी क्या होता है, हम यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो हमारा रहता ही है, लेकिन
हम यहाँ पे ओनली पोस्ट टेस्ट को एनालाइज करते हैं एंड जो ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं, जो हम ग्रुप बनाते हैं, उसको हम रैंडमली नहीं बनाते, ठीक है। और देखो यही कारण है कि हमारा जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है ना, उसको सबसे वीक स्टडी बोला जाता है। क्योंकि देखो ना, इतना सब कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चीजों को वैलिड तरीके से प्रूव नहीं कर पा रहे, है ना। हम इसको वैलिड तरीके से प्रूव कर पा रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो ये है था हमारा स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। ये कुछ और इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट्स है, आप इसको याद रख लो, कहीं नोट डाउन कर लो, जो हमारे प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के हैं। इट पोसेसेस हाई थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी, यानी कि हमारे प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर इंटरनल वैलिडिटी नहीं होती है। अब ये इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हम मेजर करना चाहते हैं, व्हाट वी आर सपोज टू मेजर, क्या हमको वही चीजें हमारे एक्सपेरिमेंट से मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, नहीं, इसके अंदर इंटरनल वैलिडिटी का इशू होता है, इसके अंदर इंटरनल वैलिडिटी नहीं होती है। क्योंकि रीजन क्या है, रैंडमाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, कोई कंट्रोल ग्रुप होता नहीं है, तो हम ये कैसे बोल दें कि जो हम फाइंड कर रहे हैं वो वैलिड है, ठीक है। ठीक, और दूसरी चीज, यहाँ पे रिसर्चर का लिमिटेड कंट्रोल होता है ओवर एक्सटर्नल वेरिएबल। इसका रीजन भी यही है, क्योंकि रैंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, तो एक्सटर्नल वेरिएबल जितने भी होते हैं उसको कंट्रोल करना रिसर्चर के पास एक लिमिटेशन होती है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। So our first question is, a psychologist has an idea for a study to evaluate the effectiveness of a new reading scheme for school. ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट है जिसको ये इवेल्युएट करना है, उसने एक स्टडी का एक न्यू आइडिया कोई उसको चेक करना है कि वो कितना इफेक्टिव है। तो बिफोर स्टार्टिंग, ये पॉइंट याद रखना, बिफोर स्टार्टिंग द मेन स्टडी, द साइकोलॉजिस्ट ट्राइज आउट अ वर्जन ऑफ द रीडिंग प्रोग्राम एट अ लोकल स्कूल। द काइंड ऑफ स्टडी इज ऑल्सो नोन एज। तो रिसर्चर ने क्या किया, एक्चुअल जो उसको प्रोग्राम स्टार्ट करना है उससे पहले उसने क्या किया, एक छोटा सा उसने एक लोकल स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम का को टेस्ट किया। तो ये क्या होगा, द आंसर इज प्री एक्सपेरिमेंट। हमने यही कहा ना, ये एक्चुअल मेन स्टडी, एक्चुअल स्टडी से पहले करी जाती है। आई होप इट इज क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग पे बेस्ड। इसको ना हम एक ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, असर्शन एंड रीजनिंग में सबसे पहले असर्शन रीड करना होता है। अगर आपको पहले देखो आपका असर्शन ट्रू है क्या, और आपका रीजनिंग देखो ट्रू है। अगर असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ट्रू होंगे तभी आपको एक्सप्लेनेशन को आगे जाके देखना है। अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू या फॉल्स है तो आपको कभी भी एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। अब हम इसको एक विद ट्रिक को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम असर्शन को रीड करेंगे। हमारा असर्शन क्या बोल रहा है, द मेजर डेफिशिएंसी ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज दैट दे फेल टू प्रोवाइड कंपैरिजन ग्रुप। यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे प्री एक्सपेरिमेंटल की यही है, उसके अंदर कोई कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता है। तो ये तो हमको पता है ना, स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि असर्शन हमारा ट्रू है, क्योंकि प्री एक्सपेरिमेंटल के अंदर कंट्रोल ग्रुप होता ही नहीं है, करेक्ट। दूसरा देखो, अब रीजन क्या बोलता है कि एक्विवेलेंस, एक्विवेलेंस का मतलब होता है इक्वल या सेम, ओके। तो एक्विवेलेंस कैन बी अचीव थ्रू मैचिंग एंड रैंडम असाइनमेंट। तो हमको क्या इक्वल चांस या इक्विवेलेंट बोलो, क्या हमको मैचिंग और रैंडम असाइनमेंट से मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इसका कारण क्या है, देखो रैंडम असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, आप जिस पॉपुलेशन को स्टडी करने वाले हो, मान लो आप स्टडी करने वाले हो फीमेल्स को, ठीक है, आप स्टडी करने वाले हो फीमेल्स को, तो आपकी पॉपुलेशन पूरी फीमेल्स ही होगी। अब उसमें से जो आप सैंपल लोगे वो भी सब फीमेल्स होगी ना। तो यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन के फीचर्स है वही आपके सैंपल के अंदर के भी फीचर्स आ रहे हैं। तो ये रैंडम असाइनमेंट में ही पॉसिबल है, करेक्ट। अब मैचिंग असाइनमेंट क्या होता है, मैचिंग असाइनमेंट का मतलब ये है, मान लो आपने एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर जितनी भी महिलाएं हैं वो 25 साल की है। तो आप उसके साथ, ठीक है, 25 साल की महिलाएं हैं जो चश्मा लगाती हैं, तो आप इसके साथ उसी सैंपल का पेयर बनाओगे, उन्हीं वेरिएबल्स को पेयर बना के सेलेक्ट करोगे, जो 25 साल का हो, जो फीमेल भी हो और जो चश्मा भी लगाती हो, यानी सेम वेरिएबल सेम फीचर्स के साथ मैच करना। तो ये इक्विवेलेंस इक्वल से ही पॉसिबल हो पाएगा ना, तो हमारा रीजन भी ट्रू है, ठीक है। अब हमको देखना है, अब दोनों कंडीशन हो गई है तो अब हमको एक्सप्लेनेशन देखना ही पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन को हम कैसे देखते हैं, हम जब भी हम पहले फिर से असर्शन रीड करना चाहिए कि द मेजर डेफिशिएंसी ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज दैट दे फेल टू प्रोवाइड कंपैरिजन ग्रुप्स। उसके बाद हमको लिखना बिकॉज, बिकॉज के बाद रीजनिंग को ज्वाइन करो। बिकॉज इक्विवेलेंस कैन बी अचीव थ्रू मैचिंग एंड रैंडम असाइनमेंट। तो क्या लॉजिकली
बिकॉज लगाने के बाद ये दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो पा रहे हैं क्या ये लॉजिकली दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं ना। तो हमारा आंसर विल बी both A and R are true but R is not the correct explanation. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा आप इस लेक्चर को शेयर करें, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।